हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध और उसके बाद द्वैत शासन वाला जो हिस्सा था वो कवर कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे का हिस्सा देख रहे हैं। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद पूरा जो शासन था, है ना, भारत में का जो शासन है वो कंपनी के हाथ में चला गया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 24 लोगों की व्यापारिक टुकड़ी थी, व्यापारिक मंडली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोग के हाथ में चला गया। तो 1765 से लेकर 1772 तक मैंने बताया था आपको कि कंपनी के अधीन जब शासन आया तो उसमें बहुत भ्रष्टाचार होने लगा। ठीक है, पूरे अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया और उसी भ्रष्टाचार को उस भ्रष्टाचार के कारण कंपनी जो है 10 लाख पाउंड का उधार मांगती है ब्रिटिश संसद से। तो ब्रिटिश संसद जो है उसको 10 लाख पाउंड का उधार तो देती है, लेकिन उसके साथ ये शर्त रख देती है कि हम जो है कंपनी जो है अब वो ब्रिटिश संसद के अधीन शासन करेगा। मतलब ब्रिटिश संसद जो रहेगी वो समय समय पर कानून लाएगी और कानून के तहत, ठीक है, जो कंपनी है वो उस कानून के अंतर्गत रह के क्या करेगी, शासन करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया। अब उन लोग का उद्देश्य जो था वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। तो ये कर दिया कि व्यापार मतलब कि गिफ्ट कंपनी जो रहती है वो उपहार वगैरह नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो ये सब रूल ला दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। वहाँ पारित हुआ था वो एक्ट जो रहता है वो, और उस एक्ट में प्रावधान थे। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार संविधान लाया गया भारत में। एक तरीके का कानून ही था ये, तो संविधान था, इसमें अलग अलग प्रावधान होते थे। ठीक है, उस प्रावधान के अनुसार कंपनी को शासन करना रहता था और उसके अंतर्गत रह के उनको काम चलाना रहता था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो पहले देखते हैं कि ये जो संवैधानिक इतिहास वाला पोर्शन है, भारत का संविधान, यानी भारत का संविधान लिखा हुआ, उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। जो समय समय पर एक्ट लाया गया, अब से जैसे 1773 का एक्ट लाया गया उसी तरीके से बहुत सारे कानून लाए गए समय समय पे। उसमें सुधार करके 1784 लाया गया। उसके बाद फिर और लाया गया 1793, 1813, 1833, है ना। इस समय क्या लाया गया, चार्टर लाया गया। तो ये सब देखते हैं अपन कि इसमें ये जो पूरा नियम लाया गया उसमें कितना सारा लाया गया, कौन कौन से लाया गया, किस किस सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ना है, वो एक ओवरव्यू आप लोग को मैं बता रहा हूँ। भारत का संविधान, इसको 3 पार्ट में अपने को पढ़ना है। जो ब्रिटिश संसद जो कानून लाई, जो एक्ट लाई, उसको 3 पार्ट में अपने को पढ़ना है। पहला, कंपनी के अधीन भारत, मतलब कंपनी का शासन यहाँ चल रहा था, है ना। वो कंपनी जो है यहाँ पर शासन चलाती थी और वो ब्रिटिश संसद के अधीन थी वो कंपनी। तो कंपनी के अधीन भारत, तो इस समय जब कंपनी के अधीन था, कौन सी कंपनी, कंपनी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब था भारत, तो उस समय कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट, इस कानून में क्या क्या प्रावधान थे वही हम लोग को पढ़ना है। और उसी तरीके से सवाल आता है कि ये कैसे पूछेगा, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी किस प्रावधान, किस एक्ट के तहत शामिल किया गया। बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में किस एक्ट के तहत शामिल किया गया। तो अब उसमें 1773, 1784, 1813, 1833 4 ऑप्शन रहेगा, आप लोग को वो टिक करना है। तो 1773 एक्ट, तो आप लोग को प्रावधान पता रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन आप लोग का लग जाएगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो इस तरीके से सवाल इसमें पूछते हैं। तो कंपनी के अधीन भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, इसके प्रावधानों को पढ़ना है। दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोग को ओवरव्यू बता रहा हूं कि इस सीक्वेंस में हम लोग चल के ये संवैधानिक इतिहास वाला पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1857 की क्रांति के समय जो 4 चार्टर लाए गए, है ना, मतलब इन दोनों के बाद क्या लाए गए, 4 चार्टर अधिनियम लाए गए। तो अगर आप लोग को पूछेगा कि कितने चार्टर अधिनियम लाए गए, तो कितने चार्टर, 4 चार्टर। कौन कौन से, 1793 का चार्टर अधिनियम, ये 1857 की क्रांति के समय का था। ठीक है, उसके पहले के आसपास का, मतलब 1793 का चार्टर अधिनियम। दूसरा 1813 का चार्टर अधिनियम। तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। ये 4 चार्टर लाए गए। ठीक है, अब उसके बाद क्राउन के अधीन भारत। ठीक है, क्राउन के अधीन भारत मतलब ये लोगों का विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और ये जो कंपनी है उसको समाप्त कर दिया गया और पूरी तरीके से ब्रिटिश संसद जो है वो भारत के कानून को, ठीक है, ब्रिटिश का संसद पूरा नियंत्रण हो गया भारत पर। भारत पर किसका नियंत्रण हो गया, पूरे तरीके से ब्रिटिश संसद का। ये कंपनी जो है वो खत्म हो गया। तो ये जब ब्रिटिश संसद लाया तो ये उस समय का है। अभी तक, इस समय तक, ये इसके पहले तक कंपनी का शासन चल रहा था। कंपनी भी थी यहाँ, तो कंपनी का शासन चल रहा था।
लेकिन ये क्राउन के अधीन भारत 1858 के अधिनियम विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत क्या हुआ, पूरी तरीके से भारत किसके अधीन हो गया, ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया, है ना। ये कंपनी वंपनी सब समाप्त हो गया, पूरे ब्रिटिश संसद जो है वो ब्रिटिश का कब्जा हो गया भारत में। अभी भी कब्जा है लेकिन कंपनी के माध्यम से शासन चला रहा है इस समय तक। अब ये क्या हो गया, ब्रिटिश संसद पूरा डायरेक्ट शासन चला रहा है। तो उस समय 1858 का अधिनियम है, इसी अधिनियम के माध्यम से क्राउन का पूरा अधीन जो है, भारत जो है वो पूरा ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। 1861 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे, फिर 1892 का भारत सरकार अधिनियम, फिर 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और उसके बाद 1919 में माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये क्राउन के अधीन भारत में ये आए। उसके बाद ये दो ठो अलग से पढ़ना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और इसके बाद फिर क्या हुआ, अपना 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, और उसके बाद से लेकर अभी तक भारत का जो शासन है वो भारत के संविधान के अनुसार चलता है। उसके पहले यही संविधान था और इन्हीं के प्रावधानों के अनुसार जो था वो भारत का शासन चलाया जा रहा था, चाहे वो कंपनी के अधीन रहे, चाहे वो फिर ब्रिटिश संसद के अधीन रह के चले, ठीक है। तो अभी तक चलाया जा रहा है। तो इस सीक्वेंस में अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान समय समय पर लाए गए। तो अपन पहला चालू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें ये डैश डाल के लिखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया बोलेगा तो 1773 में लाया गया, ये भी पूछ चुका है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य लिखिए, ठीक है, उद्देश्य डाल के डैश डाल के लिखिएगा। उद्देश्य में लिखना है आपको, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। अब मैं आपको बता चुका हूं, ये जो मैं बोला हूं स्टेटमेंट, उसको भाई इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया तो उसी को समाप्त करने के लिए एक्ट लाया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेट करने के लिए कंपनी को। तो अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 प्रावधान लिखिए, प्रावधान 1 में नंबर 1 मैं इसमें शॉर्ट में लिखा हूं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आपको लिखना है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, ठीक है। अब यहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी बना दी दो, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। अब आप देखिए यहां पे ये भारत है, यहां पे कलकत्ता, ये क्या है बंबई, यहां क्या है मद्रास। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को कहां शामिल कर दिया गया, बंगाल में शामिल कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल पश्चिम बंगाल यहां पे है, तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, है ना, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आप लिखना है आपको पूरा। पहला नंबर क्या डालेंगे, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया और पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या कहने जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इन दोनों को कहाँ मिला दिया, बंगाल में मिला दिया। बंगाल के गवर्नर को क्या बोल दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया। मतलब केंद्रीकरण हो गया एक तरीके से। ये पूरा जो शासन है भारत का यहाँ से चलने लग गया। यही पूरा एक ही गवर्नर जनरल रहेगा, ये दोनों जगह को चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रलाइज्ड हो गया। उसके बाद डैश करके लिखिएगा, पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। अब गवर्नर जनरल का पद यहाँ पे बना दिया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया है, तो गवर्नर जनरल भी तो रखेगा ना वहाँ। तो नियुक्ति की गई, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। ये पूछता है पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। समझ गए आप लोग इसको। दूसरा, 4 सदस्यों वाली परिषद या प्रशासक मंडल का गठन किया गया। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके पास कितना बड़ा शासन क्षेत्र था। पहला तो बंबई भी था, फिर मद्रास भी था, खुद बंगाल भी था, तो बहुत ज़्यादा एरिया इसको शासन चलाना पड़ता था। तो इसकी हेल्प के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यों वाली परिषद या प्रशासक मंडल का गठन किया गया, ठीक है। जिसमें 4 सदस्य कौन थे, फ्रांसिस, वारवेल, ग्लेवटिन और मानसन। ये चारों को याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखिए, और इसको जब पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। अगर ऑप्शन में आए तो इसको लगा लिया, अब रट के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रांसिस, वारवेल, ग्लेवटिन और मानसन, 4 सदस्यों वाली परिषद या प्रशासक मंडल का गठन किया गया। ये जो गवर्नर जनरल है उसके हेल्प के लिए
4 सदस्यों वाली परिषद या प्रशासक मंडल का गठन किया गया। अब एक तो हो गया गवर्नर जनरल, उसके बाद इसके हेल्प के लिए 4 सदस्य, 1 2 3 4, एक गवर्नर जनरल और इसके हेल्प के लिए 4 सदस्य। तो कोई भी निर्णय अगर कहीं लेना रहता था तो बहुमत से लिया जाता था। कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो बहुमत से। अब अगर ये 3 लोग जिसके पक्ष में वोट दिए वो निर्णय फाइनल हो जाता था। अब अगर आधा आधा हो गया तो निर्णय, अगर ये 2 लोग राजी हुए और ये 2 लोग राजी नहीं हुए तो 50-50% हो गया ना। तो गवर्नर जनरल के पास एक निर्णायक मत देने का अधिकार होता था। कोई भी निर्णय, अगला पॉइंट डाल के लिखिए, थर्ड पॉइंट, कि कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता था और मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, बहुमत से कार्य किया जाता था लेकिन गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती थी। समझ गए आप लोग इसको। 4th नंबर, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चौथा प्रावधान क्या था? 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तो ये बंगाल में किया गया। बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। उसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे, इसको नाम को पूछता है। तो पहले एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बंगाल के जो सुप्रीम कोर्ट गठन किया गया था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। क्या थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। चैम्बर, लिमेस्टर, हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर, हाइड पूछ देता है कभी कभी। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस का नाम इंपॉर्टेंट है बहुत। 3 अन्य जज कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। तो पहली बार बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया जिसमें पहले चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे और 3 लोग कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। तो ये 4 प्रावधान किया गया। इसके अलावा क्या किया गया? कंपनी को इसी के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को उधार लेने की, उपहार वगैरह, गिफ्ट वगैरह लेना नहीं होता था ताकि भ्रष्टाचार मत हो सके करके। तो उपहार लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये सब चीज़ों का प्रावधान इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो अपन अब इसके आगे अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अब अपन इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट को अपन देखते हैं। तो अब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट वाला हिस्सा देखेंगे। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को खत्म करने के लिए, अब उसमें 10 साल के गैप हो गया है ना। तो 10-11 साल के गैप में उसमें कुछ कमियां नजर आई। तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं 1784 में जो लाया गया इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो उद्देश्य 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करना एवं है ना कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का प्रभाव मजबूत करना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश का प्रभुत्व और मजबूत करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ब्रिटिश के प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए लाया गया। तो अब इसमें प्रावधान क्या थे? पहला देखिए, द्वैत शासन लाया गया। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। द्वैत शासन, पहली बार भारत में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई द्वैत शासन की शुरुआत भारत में की गई, जिसको 1858 में विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा खत्म किया गया। शुरुआत कब की गई और खत्म कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। द्वैत शासन की शुरुआत 1784 में की गई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और समाप्त 1858 की विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि द्वैत शासन क्या होता है। द्वैत शासन में अब कंपनी के शासन को, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला नियंत्रण मंडल और एक दूसरा निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के प्रशासन को 2 भाग में बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? प्रशासनिक कार्यों को देखता था। प्रशासनिक कार्यों पर किसका कंट्रोल हो गया? कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे, है ना, प्रशासनिक कार्य, उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण हो गया। और जो व्यापारिक कार्य रहते थे, बिजनेस से संबंधित, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो कार्य रहते थे, उसका पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 2 प्रकार के ग्रुप्स बनाए गए, 2 प्रकार के मंडल बना दिए गए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो व्यापारिक कार्य पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। अब द्वैत शासन लागू हो गया, 2 प्रकार से दोहरी शासन प्रणाली,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले दोनों चीज व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य कंपनी ही देखती थी, अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब प्रशासनिक कार्य देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे, है ना, 6 सदस्य होते थे। अब इसमें एक जो सदस्य होता था वो ब्रिटिश संसद का ही एक सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद का ही एक मंत्री होता था, ब्रिटिश लोगों का एक मंत्री इसका एक सदस्य रहता था। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये जो द्वैत शासन लाने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया, किसका हो गया, ब्रिटिश संसद का हो गया। क्योंकि भाई ये 6 सदस्य होंगे। आप देखो क्या होता था कि पहले ये लोग ये जो निर्णय लेंगे, प्रशासनिक कार्य से संबंधित जो निर्णय लेंगे वो 6 सदस्य मिलकर लेंगे, और इसमें का जो मंत्री है वो ब्रिटिश संसद का एक मंत्री है, ब्रिटेन का। तो उसका अब हो गया ना नियंत्रण, वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ होगा नहीं इसमें, तो उसका नियंत्रण पूरा हो गया। तो इस अधिनियम के माध्यम से लिखिएगा आप लोग कि ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण कंपनी पर हो गया था इसके माध्यम से, ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रावधान ये था, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब का जो क्षेत्र था, है ना, और जो मद्रास था, और उसके अतिरिक्त जो बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी थी, तो कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा पहली बार इसी अधिनियम के माध्यम से। कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र किस अधिनियम के माध्यम से किया जाने लगा, तो 1784 मारना है आपको। तीसरा, ब्रिटिश सरकार पर, है ना, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो मैंने बता दिया इसमें एक सदस्य ब्रिटिश का मंत्री होता था, इस कारण से पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो ये है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ये चीज देखिए, पिछले वीडियो में एक करेक्शन करना है। पिछले वीडियो जो हुआ था मैंने बताया था कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये दोनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गए, न कि बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर दिए गए, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, है ना, ये तो बंगाल के अंतर्गत आता था। तो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी 3 प्रेसिडेंसी, 1, 2 और 3, तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग। अब उसमें गवर्नर जनरल था एक, और उसमें 4 सदस्यों वाले परिषद का गठन किया गया था। अभी 5 लोग मिलकर कानून का निर्माण करते थे सबके लिए, किसके लिए, बंबई के लिए, मद्रास के लिए, कलकत्ता के लिए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आता था कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, ठीक है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बंगाल के अंतर्गत आता था। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कलकत्ता की जगह मैं बंगाल लिखवा दिया था, तो कलकत्ता है। उसके बाद देखते हैं अपन 1784 था 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793। अब देखो 4 चार्टर मैंने बताया था 1793, और 20-20 साल के गैप में 1813, 1833, 1853 में 4 चार्टर आया था। पहला चार्टर अपन आज देख रहे हैं। प्रत्येक 20 वर्ष में, इसके में क्या प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत, प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के एकाधिकार की समीक्षा हेतु, ठीक है, प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के एकाधिकार की समीक्षा हेतु, प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के एकाधिकार की समीक्षा हेतु चार्टर अधिनियम लाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। पहला प्रावधान क्या था इसके अतिरिक्त, इसके तहत प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के एकाधिकार की समीक्षा के लिए, है ना, जो कंपनी का अधिकार है उसकी समीक्षा के लिए हर 20 वर्ष में चार्टर अधिनियम लाएंगे, उसका प्रावधान इसी से किया गया था। नंबर 2, गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल को अपनी अनुपस्थिति में एक उप प्रधान नियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। मतलब गवर्नर जनरल किसी काम से गया है, छुट्टी हो गया है, छुट्टी पे गया है, कुछ काम वाम है उसको, तो वो एक उप प्रधान की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके आने तक क्या करेगा, कार्यभार को संभालेगा। तो गवर्नर जनरल को अपनी अनुपस्थिति में एक उप प्रधान नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई। नंबर 3, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो संस्था थी, नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके जो, है ना, इसके जो सदस्य हैं और इसके जो कर्मचारी हैं, ये दोनों का वेतन जो रहेगा वो भारत के जो राजस्व वसूली किया जा रहा है, भारत में जो टैक्स वसूला जा रहा है, उससे दिया जाने का प्रावधान किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो फिर इससे आगे का हिस्सा देखेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।